जहां सिमरन की कार का एक्सीडेंट हुआ था वो जगह दिल्ली आगरा हाईवे पर थी। उस हाईवे पर रात भर ट्रक्स और टूरिस्ट बसें चलती थी। सिया और रंजीत वहां पहुंच चुके थे। सिमरन की कार की हालत को देखकर सिया को गहरा धक्का लगा। सफेद कलर की कार चलकर पूरी तरह काली हो चुकी थी। रंजीत ठाकुर कार के पास जाने को आगे बढ़ा, पर उसने पलटकर सिया को रास्ते के दूसरी ओर खड़े रहने को कहा। और ये एक तरह से अच्छा ही था, क्योंकि सिया के कदम वैसे ही वहीं रुक गए थे। रंजीत ने पास जाकर चली हुई कार में झांका और उसने जो देखा, उसे देखने के बाद उस जैसा अनुभवी अफसर भी 2 कदम पीछे हट गया। रास्ते के दूसरी ओर खड़ी सिया मन ही मन में प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, सिमरन दीदी ठीक हो, प्लीज भगवान, सिमरन दीदी को कुछ मत होने देना प्लीज। रंजीत अपने होश संभालता उसके पहले डेप्यूटी इंस्पेक्टर सौरभ सिंह ने रंजीत को एक चीज दिखाई। रास्ते के दूसरी ओर खड़ी सिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब रंजीत हाईवे क्रॉस करके सिया के पास आया और उसने सिया को एक अंगूठी दिखाते हुए पूछा, तुम इस अंगूठी को पहचानती हो? सिया इस रिंग को पहचानती थी, क्योंकि उसी ने इस रिंग को सिमरन को गिफ्ट किया था। और ये बात उसने रोते हुए इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर को बताई। रंजीत ने एक गहरी सांस ली और सिया से कहा, सिया, वो जली हुई कार में एक डेड बॉडी भी है और वो डेड बॉडी सिमरन की। सिया की आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रंजीत ने उसे संभालने की कोशिश की, पर सिया वहीं गिर गई। जिस बात का उसे डर था वो सच हो ही गया। सिया फिर उस जगह आकर खड़ी हो गई थी जहां वो दोबारा कभी नहीं आना चाहती थी, मॉर्ग में। पहले की तरह आज भी उस माहौल में केमिकल्स की बू और मौत का सन्नाटा था। कुछ पुलिस ऑफिसर्स, रंजीत ठाकुर और मोहित के पास खड़ी सिया खुद भी एक मुर्दे सी लग रही थी। वो ना रो रही थी, ना चीख या चिल्ला रही थी, बस चुपचाप वहीं खड़ी थी। उसका दिमाग ये मान चुका था कि वो बॉडी सिमरन की है, पर दिल एक जिद्दी बच्चे सा अड़ा हुआ था। उसने सिर्फ अंगूठी देखी थी, अपनी बहन का चेहरा तो नहीं देखा था। वो कैसे मान ले कि वो जली हुई बॉडी सिमरन की थी? कांस्टेबल से बात करते वक्त रंजीत के कानों में अचानक से सिया की आवाज आई, मुझे बॉडी देखनी है, मुझे देखना है कि वो सिमरन दीदी है या फिर किसी और की बॉडी है। रंजीत ने सिया को समझाते हुए कहा, सिया, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। सिमरन की बॉडी 70% जल चुकी है, तुम उसे इस हालत में नहीं देख पाओगी। सिया ने रंजीत की आंखों में देखकर कहा, पर दैट्स द प्रोसेस, राइट? पिछली बार भी बॉडी वेरिफिकेशन के लिए आप मुझे यहां लेकर आए थे और मुझे लाश का चेहरा दिखाया था, तो इस बार क्यों नहीं? सिया की बात का रंजीत के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए उसने मोहित की तरफ देखा। मोहित यह जानता था कि सिया इतनी स्ट्रांग नहीं कि वो अपनी बहन की जली हुई लाश को देख सके, इसलिए उसने सिया के बिल्कुल नजदीक जाकर कहा, सिया, यू आर इन शॉक, इसलिए तुम इस तरह रिएक्ट कर रही हो। मैं कमजोर नहीं पड़ सकती मोहित, सिया ने कहा। मैं कमजोर पड़ गई तो मम्मी पापा का क्या होगा? एंड इफ यू रियली केयर फॉर मी तो प्लीज मुझे एक बार वो बॉडी देखने दो। आई नीड टू कंफर्म कि वो सिमरन दीदी ही है। क्या कंफर्म करना है तुम्हें सिया? उस बॉडी के पास सिमरन दीदी की रिंग मिली है और उनका पर्स भी है जिसमें उनकी ड्राइविंग लाइसेंस, क्रेडिट कार्ड्स और प्रेस कार्ड है। और तो और राइट लेग के एक आधे जले हिस्से पर एक टैटू भी दिख रहा है। ये बॉडी सिमरन की ही है सिया। सिया की आवाज में आश्वासन था जब उसने कहा, मान लूंगी, बस तुम एक बार मुझे वो टैटू दिखा दो, कंफर्म करने दो बस, प्लीज। मोहित और रंजीत एक दूसरे को देख रहे थे। वो जानते थे कि सिया को समझाना इस वक्त नामुमकिन था।
रंजीत ने एक सांस भरते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सिमरन के पैर का टैटू दिखा सकता हूं, पर पूरी बॉडी नहीं। दैट्स द डील, ओके? रंजीत और सिया एक छोटे से कमरे में थे और उस कमरे के बीचों बीच टेबल पर सिमरन की जली हुई बॉडी सफेद कपड़े में ढकी हुई थी। रंजीत ने कोने में खड़े मॉर्ग अटेंडेंट से कुछ कहा और उस अटेंडेंट ने डेड बॉडी के पैर से सफेद कपड़ा हटाया। आधे जले दाहिने पैर के निचले हिस्से में एक फ्लाइंग एंजल का टैटू धुंधला सा ही सही पर साफ साफ दिख रहा था। सिया उस टैटू को घूर रही थी। अचानक से उसके कानों में सिमरन की आवाज आई, देख कैसा लग रहा है। आई सो वॉन्टेड दिस टैटू सिया। अब सिया की आंखों के सामने से वो कमरा, वो लाश, रंजीत ठाकुर सब हट गए और सिमरन आ गई। सिया और सिमरन अपने कानपुर वाले कमरे में थे और सिमरन सिया को अपने पैर का टैटू दिखा रही थी जो उसने थोड़ी देर पहले ही बनवाया था। सिया ने अपनी उंगली उस टैटू पर घुमाते हुए कहा, टैटू तो बहुत सुंदर है दीदी, पर मम्मी तेरा हाल बुरा करने वाली है। तुझे पता है ना मम्मी को ये टैटू शैटू से कितनी नफरत है। आई नो सिया, इसलिए मेरे पास एक प्लान है। तू मम्मी से कहेगी कि तूने मुझे फोर्स किया है टैटू बनवाने के लिए। ओ नो 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 नो, प्लीज़ मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करो। ये तेरी लड़ाई है तो खुद लड़, सिया ने पीछे हटते हुए कहा। पर सिमरन ने भी हार नहीं मानी। वो कहने लगी, सिया सच है और तू भी जानती है कि तू मम्मी की जान है। तुझे खरोच भी आ जाए तो मम्मी की जान निकल जाती है और मैं मर भी जाऊं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमरन की ये बात सुनकर सिया चीख पड़ी, प्लीज दीदी ऐसा मत बोलो। पर इस बार सिया की आवाज कानपुर वाले कमरे में नहीं बल्कि उस मॉर्ग में गूंज रही थी। रंजीत और उस मॉर्ग के अटेंडेंट ने सिया को आश्चर्य से देखा और तभी सिया ने एक झटके में सिमरन की डेड बॉडी पर से वो सफेद कपड़ा हटा दिया। रंजीत ने उसे रोकने की कोशिश की पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टेबल पर जो जला हुआ मांस का टुकड़ा पड़ा था उसे लाश भी नहीं कहा जा सकता। सिमरन इतनी बुरी तरह झुलस चुकी थी कि शरीर के ज्यादातर हिस्से पर स्किन भी नहीं थी। सिया उसे देखकर डर के पीछे हट गई और फिर बाहर की तरफ भाग गई। कॉरिडोर में खड़े मोहित को नजरअंदाज करते हुए सिया हॉस्पिटल से बाहर भाग रही थी। उस मौत के चेहरे से भाग रही थी जो अब कभी उसे छोड़ने नहीं वाला था। मोहित ने रोकने के लिए उसे आवाज दी पर वो नहीं रुकी। वो उस भयानक मंजर से बहुत दूर जाना चाहती थी। सिया दौड़ते हुए हॉस्पिटल के बाहर आ गई। बाहर हो रही तेज बारिश में सिया पूरी तरह से भीग रही थी। मोहित सिया के पास आया और उसकी पीठ पर हाथ रखने ही वाला था जब सिया ने उसे अपने से दूर कर दिया। वो कमजोर नहीं थी, अपने आप को संभाल सकती थी और जैसे इतना काफी नहीं था, सिया को उसके पापा का फोन आ गया। मोहित ने नोटिस किया कि कानपुर से फोन आ रहा था। सिया प्लीज अभी फोन मत उठाओ, थोड़ी देर बाद बात कर लेना। पर सिया ने नाम ऐसा हिलाया और वो बुदबुदाने लगी, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। ये बात वो सुबह से ना जाने कितनी बार दोहरा चुकी थी और अब कुछ और बार दोहराने के बाद उसने फोन उठा लिया। सामने से सिया के पापा की आवाज आई, क्या हुआ बेटा, कल से कोई फोन नहीं किया तुमने, सब ठीक तो है ना? बारिश में भीगती सिया ने आवाज में बनावटी उत्साह के साथ कहा, हाँ पापा सब ठीक है। एक्चुअली कल सिमरन दीदी की रूममेट रुचि आ गई वापस, तो बस उसके साथ ही थी। वो भी सिमरन दीदी को ढूंढने में मेरी मदद कर रही है। आई थिंक अब सिमरन दीदी जल्द ही मिल जाएगी। सिया ने नॉर्मल साउंड करने की पूरी कोशिश की पर पापा को उसकी आवाज में एक अजीब सा डर महसूस हुआ। बेटा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, सच सच बता, तू ठीक है ना? सिया को कुछ सेकंड खुद को संभालने में लगे। हाँ पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे यहाँ पे ना तेज बारिश हो रही है इसलिए आपको मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही। मैं है ना आपको बाद में फ़ोन करती हूँ आराम से, ओके? और सिया ने फ़ोन काट दिया। मोहित समझ नहीं पा रहा था कि सिया ने अपने पापा से झूठ क्यों बोला। सिया तुम अपने पेरेंट्स से कब तक, I mean, अंदर सिमरन दीदी की लाश पड़ी हुई है और तुम अपने पापा से बोल रही हो कि
सिमरन दीदी मिल जाएगी और वो भी जल्द? तुम इस तरह अपने पेरेंट्स को अंधेरे में कैसे रख पाओगी? मैं फ़ोन पर अपने पापा को सिमरन दीदी की मौत की खबर नहीं दे सकती मोहित। जब उन्हें ये पता चले कि सिमरन दीदी इस दुनिया में नहीं रही, मुझे उनके पास रहना है। इसलिए मैं कानपुर जाकर ही उन्हें बताऊंगी। मरने वाला एक बार मरता है, पर पीछे छूटे उसके अपने बार बार मरते हैं। सिया की हालत भी वैसी ही थी। एक तरफ उसकी बहन की लाश थी और एक तरफ उम्मीद में बैठे उसके मम्मी पापा। मोहित ने अब उससे सबसे कठिन सवाल पूछा, और अंतिम संस्कार यहीं करना है या कानपुर में? सिया के लिए यह जवाब देना मुश्किल था, पर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, अंतिम संस्कार यहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि मम्मी और पापा सिमरन दीदी को इस हालत में देखें। अगली सुबह अपने साथ कोई नयापन नहीं लाई। वही गमी और उदासी चारों ओर थी। सिया मोहित और रुचि के साथ अब भी हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में थी। सिमरन की बॉडी के डिस्चार्ज होने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद रंजीत ने मोहित को इन्फॉर्म किया, सिमरन की बॉडी चाहे जिस हालत में हो, हमें पोस्टमार्टम करना होगा और इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तुम सिया को लेकर घर चले जाओ। आई विल कॉल यू वंस ऑल दीज फॉर्मेलिटीज आर ओवर। सिया हॉस्पिटल से जाने को तैयार नहीं थी, पर रुचि और मोहित के बार बार समझाने पर वो मोहित के फ्लैट पर जाने के लिए तैयार हो गई। रुचि सिया को इस हालत में अकेले नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो भी सिया और मोहित के साथ ही थी। छोटा मगर करीने से लगा हुआ मोहित का 1 BHK फ्लैट हॉस्पिटल से काफी नजदीक था। सिया, मोहित और रुचि चुपचाप मोहित के हॉल में बैठे थे। सिया अभी तक एक बार भी नहीं रोई थी। सिमरन की मौत का सदमा बहुत गहरा था। मोहित और रुचि दोनों ये बात जानते थे कि सिया स्ट्रांग बने रहने की चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो अंदर से बिल्कुल ही टूट गई थी। सिया ने अचानक रुचि से पूछा, रुचि, सिमरन दीदी के बारे में कुछ बताओ ना। वो यहाँ दिल्ली में कैसे रहती थी, कहाँ घूमती थी और किसके साथ घूमती थी? आई बेट उसका कोई बॉयफ्रेंड है, बताओ ना, है ना उसका कोई बॉयफ्रेंड? रुचि को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। सिया की हालत ठीक नहीं थी, वो इस तरह नॉर्मल कैसे बन सकती है? सिया हंसने लगी, रुचि तुम डरो मत, मैं मम्मी पापा को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम मुझे दीदी के बॉयफ्रेंड का नाम बता सकती हो। कम ऑन टेल मी, रिलैक्स एंड टेल मी। रुचि ने धीमे से कहा, सिमरन का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, और अगर होता तो वो तुम्हें जरूर बताती। रुचि इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई, और बात बदलने के लिए उसने कहा, सिया तुम बहुत थक गई हो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। सिया ने ना कहा ना हाँ कहा, वो फिर से कहीं खो गई। रुचि जल्दी से किचन में चली गई और उसके पीछे पीछे मोहित भी अंदर चला गया। सिया की चिंता दोनों के चेहरे पर थी। रुचि ने कहा, मोहित, आई एम वरीड अबाउट सिया, शी नीड्स हेल्प। मोहित ने हाँ में सर हिलाया। आई नो रुचि, सिया इज इन डीप शॉक, गहरे सदमे में है, हमें कुछ करना होगा। पर हम कर क्या सकते हैं? रुचि ने पूछा। मोहित ने रुचि के सवाल का जवाब नहीं दिया। कुछ सोचते हुए वो बाहर के कमरे की तरफ चला गया। मोहित सिया के सामने कॉफी टेबल पर बैठा और सीधे सिया की आंखों में देखने लगा। सिया की आंखें खाली थी। मोहित ने कहा, सिया, सिमरन दीदी मर चुकी है। यस आई नो, सिया ने कहा। मोहित ने सिया का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, तुम जानती तो हो सिया, पर मान नहीं रही हो, और ये सच्चाई मानने के लिए तुम्हें बोलना होगा कि सिमरन दीदी मर चुकी है। प्लीज से इट सिया, प्लीज से इट आउट लाउड। सिया हंसने लगी। ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो मोहित, ये सब करने की क्या जरूरत है? तो फिर तुम ये क्यों नहीं बोल पा रही हो सिया? से इट। सिया अब मोहित से थोड़ी परेशान होने लगी। मैं नहीं बोल पा रही हूं क्योंकि बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है सिया, तुम्हें बोलना होगा। सिया सोफा से उठकर खिड़की के पास चली गई, पर मोहित ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो उसके बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया और लगभग चिल्लाते हुए बोला, बोलो कि सिमरन दीदी मर चुकी है। शी इज डेड, शी इज। तभी सिया ने मोहित को जोरदार थप्पड़ मारा और चीखने लगी, नहीं, सिमरन दीदी मरी नहीं है, शी इज नॉट डेड।
चुप हो जाओ तुम, वो मरी नहीं है। रुचि किचन से बाहर आई और उसने देखा कि हॉल में एक सन्नाटा पसरा था। मोहित और सिया आमने सामने खड़े थे, पर एक ही पल बाद सिया फूट फूट कर रोने लगी। सालों से जमी बर्फ जैसे सूरज की गर्म रोशनी से पिघलने लगती है, बिल्कुल वैसे। सिया को रोते देख रुचि भी रोने लगी। मोहित ने सिया को गले लगा लिया, पर उसे चुप रहने को नहीं कहा। शाम गमगीन थी, बिल्कुल वैसे जैसे सिमरन के जलते हुए शरीर को देखकर सिया। सिमरन का दाह संस्कार हो रहा था और वहां बस 3 लोग थे, सिया, मोहित और रुचि। आग धीरे धीरे सिमरन के पहले से जले हुए शरीर को और जला रही थी, उसे इस निर्दयी दुनिया से मुक्ति दे रही थी। सिया के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने सिमरन की मौत की सच्चाई को मान लिया था। आग की लपटों के बीच मोहित उसे देख रहा था। वो दुखी था, पर उसे इस बात की तसल्ली थी कि सिया अपने दुख को दुनिया से छुपा नहीं रही थी। जलती हुई लकड़ी का आखिरी हिस्सा जमीन पर गिर पड़ा। जो कभी सिमरन थी वो अब शमशान के फर्श पर राख के ढेर में तब्दील हो गई थी। मिट्टी से बनकर मिट्टी में मिलने का सफर सिमरन का पूरा हो गया था। मोहित और रुचि सिया को दिल्ली स्टेशन पर छोड़ने आए थे। सिया मगध एक्सप्रेस से वापस कानपुर जा रही थी। रात का वक्त था और स्टेशन पर अलग अलग ठिकानों पर जाने वाले हजारों लोग थे। सिया ने एक हाथ में अपना ट्रॉली बैग पकड़ा था और दूसरे हाथ में वो कलश जिसमें सिमरन की राख थी। वो कहाँ जानती थी कि वो अपनी बहन को इस तरह अपने साथ वापस ले जाएगी। क्या बोलेगी वो अपनी मम्मी पापा से जब वो सिमरन के बारे में पूछेंगे? कैसे बताएगी उन्हें कि उनकी बेटी जलकर मर चुकी है? सिया ने रुचि की ओर देखा और कहा, थैंक यू सो मच रुचि फॉर बीइंग देयर फॉर मी। रुचि की आंखें नम थी और गला भारी। उसने बस सिया के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराने की कोशिश की। सिया की नजरें अब मोहित पर थी। वो उसे क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा था। मोहित ने जो उसके लिए किया उसके लिए थैंक यू शब्द बहुत छोटा था। सिया ने आगे बढ़कर मोहित को गले लगा लिया। मोहित ने भी उसे कस के पकड़ रखा था। काश वो उसे जाने से रोक लेता। काश कि वो जब मिले होते तो हालात कुछ और होते। पर कुछ देर में वो दोनों अलग हो गए और तब सिया को पीछे से रंजीत ठाकुर आते हुए दिखाई दिया। रंजीत के चेहरे का भाव देखकर उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि रंजीत के यहाँ आने का कारण कुछ कह रहा है। इंस्पेक्टर ठाकुर ने कुछ सेकंड्स के लिए तीनों को देखा और फिर गंभीर लहजे में कहा, जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ इट्स कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। और मैं आम तौर पर ऐसी बातें कभी बताता नहीं हूँ, पर मुझे पता है कि तुम लोग कितने परेशान हो, स्पेशली यू सिया, और इसलिए मैं इस फाइंडिंग को आप लोगों से दूर नहीं रख सकता। रंजीत की बात सुनकर तीनों परेशान हो गए। ऐसी क्या बात है सर? सिया ने डरते हुए पूछा। रंजीत ने बोलना शुरू किया। ऑटोप्सी में पता चला है कि सिमरन की बॉडी कार में आग लगने से नहीं जली, बल्कि उसे एक एक्सेलरेंट से जलाया गया है। उनमें से कोई नहीं जानता था कि ये एक्सेलरेंट क्या होता है। रंजीत ने आगे कहा, एक्सेलरेंट वो सब्सटेंस है जो आग क्रिएट करने में काम आता है। इसके कारण आग इजीली और जल्दी लगाई जा सकती है। सिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था रंजीत क्या कहना चाह रहा था। मोहित ने सवाल पूछा, क्या पेट्रोल भी एक एक्सेलरेंट नहीं? क्योंकि अगर कार में आग लगी है तो पेट्रोल तो होगा ही। रंजीत मोहित की बात से सहमत था। उसने ये बताया कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स को कार और सिमरन की बॉडी पर पेंट थिनर के ट्रेसेस मिले हैं। इसका क्या मतलब है? रुचि ने आश्चर्य से पूछा। रंजीत ने जवाब देने से पहले एक गहरी सांस ली। इसका मतलब यह है कि सिमरन पहले ही मर चुकी थी और उसकी मौत को एक्सीडेंट दिखाने के लिए उसकी कार में आग लगाई गई। रंजीत ने अब सिया की आंखों में देखा और कहा, सिया, यू मस्ट नो दैट सिमरन वॉज मर्डर्ड। तुम्हारी बहन सिमरन का मर्डर हुआ है। आगे क्या होगा जानने के लिए ट्यून इनटू द ऑडियो फिल्म प्रोजेक्ट
विद डायरेक्टर विक्रम भट्ट, मंडे टू सैटरडे रात 9 बजे। साथ ही से सुनिए रेड एफएम इंडिया और सभी लीडिंग पॉडकास्ट ऐप्स पर। रेड एफएम, बजाते रहो।